हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स टू स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राज्यसभा है। लास्ट क्लास में हमने देखा था राज्यसभा और लोकसभा में कुछ डिफरेंशिएशन करके, कुछ अंतर करके कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, इनका वर्किंग पीरियड कितने का होता है, किस तरह से ये वर्क करते हैं। अब हम उसी चीज़ को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे कि राज्यसभा जो है वो किस तरह से वर्क करता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है हमारा कि स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। तो आप ये रिमेम्बर कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। लोकसभा राज्यसभा में एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। तो उसमें राज्यसभा जो है वो अस्थायी होता है, लोकसभा जो होता है वो अस्थायी होता है। इसके बाद वर्तमान में अगर हम इसके सदस्यों को देखें, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 12 जो कि हम देखे थे मनोनीत हैं, जो प्रेसिडेंट के द्वारा साहित्य, कला अकादमी और समाज सेवा से उनका चयन किया जाता है, और निर्वाचित 233 हैं। तो ये तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए, 245। यानी अभी 245 मेंबर है, जिसमें 12 जो है वो मनोनीत मेंबर हैं और 233 जो है वो निर्वाचित मेंबर हैं। इसके बाद हम चौथी अनुसूची, अनुसूची की अगर हम बात करें तो पीछे एक हमारा छोटा सा वीडियोस भी डाला हुआ है टोटल अनुसूची से संबंधित, आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी अनुसूची हमने प्रेसिडेंट में भी 2 और 3 अनुसूची के बारे में पढ़ा था, उनके वेतन और शपथ के बारे में। अभी चौथी अनुसूची जो हम देखेंगे, तो चौथी अनुसूची में हमारा जो है कि ये राज्यवार सीटों का आवंटन है, किस राज्य को उनके जनसंख्या के आधार पर कितना सीट दिया गया है। तो चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। यहाँ पे राज्यसभा के सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि उनके जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ राज्यसभा में जिस राज्य का जनसंख्या सबसे ज्यादा होगा, उनके प्रतिनिधि सबसे ज्यादा होंगे। तो इसमें आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, और जिस वजह से उसके प्रतिनिधि लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही आप यूपी को देख सकते हैं। यूपी से तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर भी बात करें तो यूपी सबसे ज्यादा दिया है, जनसंख्या भी वहाँ की सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से लोकसभा में भी उसके मेंबर ज्यादा है और राज्यसभा में भी ज्यादा है। तो जनसंख्या के अनुपात पे दिया जाता है। इसके बाद हम एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि आप देख सकते हैं कि 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह संशोधित किया गया कि कोई भी राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसी संसदीय क्षेत्र का होना चाहिए, उसी संसदीय क्षेत्र का वो व्यक्ति होना चाहिए या मतदाता होना चाहिए, वो कहीं से भी राज्यसभा के लिए मनोनीत हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उस एरिया से हो। जैसे हमारे यहाँ से अगर कई सारे होते हैं, निर्वाचन होता है वहां पे संसदीय क्षेत्र का, तो उसमें दूसरे संसदीय क्षेत्र से भी व्यक्ति किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। तो ये फिक्स नहीं है कि जो उस एरिया का व्यक्ति है वही चुनाव वहां पे लड़ेगा, और ऐसा बाकी इलेक्शंस में भी होता है। तो ये संशोधन 2003 में लाया गया था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा, कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद हम इसमें कुछ इसका कार्यविधि पढ़ेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये राज्यसभा के बारे में, राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार। राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कोई भी अगर विषय है, मैं इसको एक बार लिखकर बता देती हूँ। राष्ट्रीय महत्व का विषय ये क्या बताना चाह रहा है कि देखिए, जैसे कोई भी विषय है, अगर राज्यसभा उसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है, किसी भी प्रस्ताव को ये कहकर कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। अमुक विषय को यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है कि यह
राष्ट्रीय महत्व का विषय है। कोई भी विषय को वो पारित कर देती है कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो उस पे भी कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को हो जाएगा। यानी राज्यसभा को ये अधिकार है कि वो किसी भी विषय को, राष्ट्रीय महत्व का विषय है वो अगर, तो वो उसको पारित कर देगी, तभी उस पे संसद कानून बनाएगा। इसके बाद जैसे अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवा आता है। पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा और तीसरा भारतीय वन सेवा। तो इस पे भी इनको कानून बनाने का अधिकार है। ये अखिल भारतीय सेवा है और ये अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवा आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला जो आता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको हम IAS भी कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा एंड भारतीय वन सेवा। इसके बाद ये इतना हो गया, राज्यसभा के अधिकार में ये सारे आते हैं। कार्यविधि में हमने देखा था कि इनका 6 साल का होता है टेन्योर पूरा, और इनके जो चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, तो वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदन सभापति राज्यसभा होते हैं। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें धन विधेयक से संबंधित देख लेते हैं। धन विधेयक से संबंधित राज्यसभा को क्या अधिकार है, धन विधेयक के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो कभी भी धन विधेयक को जो है वो राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को कभी भी राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है। ये कभी भी राज्यसभा में पारित नहीं होगा, ये ऑलवेज लोकसभा में पारित होगा। कहाँ पारित होगा? लोकसभा में। लेकिन ये राज्यसभा को जब भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास 14 डेज का, 14 दिन का अधिकार होता है। वो उतने दिन में अगर उसको 14 डेज रोक कर रख सकता है। 14 दिन में अगर वो नहीं भेजता है तो फिर वो अपने आप से पारित समझा जाएगा। ये 14 दिन के अंदर है उसको भेजना होता है लोकसभा में वापस से, अपने यहाँ से भी पारित करके, यानी राज्यसभा से भी पारित करके। मैक्सिमम इसके पास 14 दिन की अधिकार होती है। 14 दिन के अंतर्गत इसको वापस लोकसभा में भेज देना होता है। तो इस तरह से ये राज्यसभा का टोटल हमने पढ़ा, जो भी कार्य, अधिकार एवं शक्तियाँ जो भी है राज्यसभा का, वो कौन कौन सा वर्क कर सकती हैं और किस तरह से उनको अधिकार है। तो इस तरह से हमारा राज्यसभा टॉपिक खत्म होता है।